जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। तो एक इंडिविजुअल के केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। एक्चुअली पहले देखते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड जो है इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं और इसका जुरिस्डिक्शन क्या है या इसका स्कोप क्या है। जितनी भी इनकम्स इससे पहले डिस्कस किए गए 4 हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस, इन 4 हेड्स में नहीं आती। यानी कि ना तो वो सैलरी की कोई इनकम है, ना तो आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, कोई उसका रेंटल ले रहे हैं आप, ना ही कोई आपने इन्वेस्टमेंट की उसमें आपको गेन हुआ जो कैपिटल गेन किस फॉर्म में, और ना ही आपका कोई बिज़नेस इनकम थी। तो उसके अलावा कोई भी इनकम है जो कि उनमें डिफाइंड है उनके अलावा आती है तो आप फिर उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। और दूसरा इसके अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मेजर जो इसमें 2 तरह की इनकम्स आएंगी। एक वो कैटेगरी है जिन इनकम्स को आप जैसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की वैल्यूज़ को यहाँ पे ऊपर ऐड करते हैं, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना देते थे। जितना पार्ट टैक्सेबल होता था तो उसी पैटर्न पे आप इसको भी यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। यानी कि यहाँ पे इस कॉलम में टैक्सेबल में लिख देते हैं आके जितनी इनकम भी टैक्सेबल है, जस्ट अमाउंट। और बाद में जब टोटल इनकम देन उसमें से टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है तो फिर स्लैब में देख के जो भी रेलिवेंट स्लैब हो जिसमें ये फॉल करती होगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, आप टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसमें सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना देते हैं जितनी इनकम भी टैक्सेबल है, जो एग्जाम्प्ट है उसे छोड़ देते हैं। दूसरी टाइप ऑफ इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, जो कि मेजर पार्ट है इसमें, इसके ये वो इनकम्स होती हैं ज़्यादातर इसमें जिनके अलग से रेट्स डिफ़ाइन कर दिए गए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई बैंक डिपॉजिट वगैरह करवाया और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी 15% पे, कि आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका डायरेक्ट 15% आप लेंगे और आप उसको वो आपका टैक्स होगा। यानी कि इसके ज़्यादातर इनकम्स के ऊपर अलग से टैक्स रेट्स हर इनकम के कंपोनेंट पे डिफाइंड है। ठीक है, वैसे आप देख ले सैलरी का कोई पूछेगा टैक्स क्या है तो वैसे उस तरह से कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी उस पर बिज़नेस इनकम पे कितना है तो आप उनको ऐड करते हैं और फिर स्लैब में देख के लगाते हैं टैक्स टोटल टैक्सेबल इनकम पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर इनकम आपको मिलेगी, ऐसे ज़्यादातर इनकम्स वो मिलेंगी जिनका अलग से रेट डिफ़ाइन होगा। इसी तरह इसी पैटर्न पे आप देखें क्रॉसवर्ड पज़ल, रेफल, लॉटरी, इन चीज़ों के ऊपर प्राइस बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो उस पर भी आलमोस्ट वो फाइलर और फिर नॉन फाइलर का आ जाता है कि 15% लगेगा, इतने परसेंट लगेगा। तो हर चीज़ का रेट डिफाइंड है। तो इसके कंपोनेंट्स को पहले देख लेते हैं। ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं 2 तरह की इनकम्स होंगी। एक वो इनकम्स जो कि जस्ट टैक्सेबल इनकम का सिंपली टोटल अमाउंट पार्ट बन जाएगी। दूसरी वो इनकम्स जो कि जिनके रेट डिफाइंड है, जिनके रेट डिफाइंड हैं वो इनकम्स जो हैं फिर ओबियसली यहाँ पे तो टैक्सेबल नहीं होंगी, वो फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाके उनका अलग से टैक्स लगाया जाता है रेलिवेंट रेट पे। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं इसकी। गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल या इनहेरिटेड हाउस कोई अगर आपका है, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट है कि आपने अपना कोई जो रेजिडेंशियल घर है उसको बेचा, अगर उस पर होगा गेन तो वो एग्जाम्प्ट है। इसमें 2019 वाली कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बेसिक चीज़ें यही हैं। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी पे आपको इंश्योरेंस कोई आपने करवाई थी, पैसे मिले, वो भी एग्जाम्प्ट हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन रेमिटेंसेस, बाहर से कोई आपको पैसे किसने भेजे आपको मिले। अब देखें ना वो आपकी बिज़नेस इनकम है, ना वो बिज़नेस के वैसे नहीं मिले, ठीक है, ना वो आपकी सैलरी है, ना ही अगर वो आपका कैपिटल गेन है, तो ना वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। तो ये पैसे आपको जो भेजे गए वैसे ही किसी को आपका फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपने वालिद को भेजे पैसे और वो उसको इनकम तो बन रही है उसकी, वो बच्चा जो वहाँ पे काम करता है उसने अपने पेरेंट्स को भेजे पैसे,
तो ये जो रेमिटेंसीज हैं ये इनकम है बट अदर सोर्सेज की, और ये एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। कैश अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान सदर पाकिस्तान अगर कोई कैश देते हैं तो वो भी इनाम देते हैं, वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम मदर फादर अदर रिलेटिव्स, तो किसी से गिफ्ट अगर मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं। एग्रीकल्चर इनकम है वो भी एग्जाम्प्ट है। इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसको आपने इनकैश कर लिया है, यानी कि उनको सेल आउट करके और उसमें से पैसे ले लिए, जैसे प्राइस अमाउंट वापस कर देते हैं, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट है। याद रखिएगा ये इनकैशमेंट है। आगे जाके एक पॉइंट आएगा कि प्रॉफिट होगा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो उसके ऊपर इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो वो टैक्सेबल है और उसका अपना रेट है, वो आप देख लेंगे 10% है या कितना है। स्कॉलरशिप ग्रांटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आपको तालीम के लिए कोई स्कॉलरशिप मिले, हाउएवर वेयर द स्कॉलरशिप इज़ पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन एसोसिएशन इट इज़ टैक्सेबल, ठीक है। तो अगर स्कॉलरशिप कोई दी गई है आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के तलीमी यानी कि अखराजात को पूरा करने के लिए, तो वो आपका वैसे उसने बताया है कि एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इदारा अदा कर रहा है तो उसने कहा ये टैक्सेबल है। इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस एज स्पाउस पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है। तो अगर कोई उनका हस्बैंड एंड वाइफ का कोई एग्रीमेंट हो जाता है अलग रहने का, और उसमें एक पार्टनर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को किसी भी एग्रीमेंट के, जो भी एग्रीमेंट होता है उसके तहत कोई एक पेमेंट कर रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉर्मली हो रही होती है, तो एज अ स्पॉट पेमेंट, तो ये इनकम भी आपकी एग्जाम्प्ट होगी। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, ठीक है, अगर कोई नॉन प्रोफेशनल राइटर है, उसका प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशनल राइटर है तो उसकी बिज़नेस इनकम हो जाएगी, वो उसका प्रोफेशन है। और अगर नॉन प्रोफेशनल राइटर है, वैसे उसका प्रोफेशन नहीं है लिखना, लेकिन उसने कोई चीज़ लिख दी ऐसे ही रैंडम और उस पर कोई उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उसको टैक्सेबल करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। फ़ी ऑफ डायरेक्टर मीटिंग रिसीव्ड, आप किसी आप डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो आपको कोई उसकी मीटिंग की फ़ीस मिलती है तो ये आपकी टैक्सेबल है, ये अदर सोर्सेज में आती है। और इसके बाद ये भी अदर सोर्सेज में और टैक्सेबल है, और उस इनके रेट्स भी हैं, अभी वो रेट्स भी आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे अगर इंटरेस्ट है तो वो भी टैक्सेबल है, इनके भी रेट्स आपको आगे बता दिए जाएंगे, ठीक है। और जो सेपरेट ब्लॉक ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, अगर आपको ग्राउंड रेंट मिला है वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। ग्राउंड रेंट एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड का पैसे, ग्राउंड रेंट मीन्स अक्सर जगह पे लीज़ वगैरह के तहत ज़मीन वगैरह दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वो टैक्स लीज़ के पैसे या वो जो रेंट के पैसे मिल रहे होते हैं उसे ग्राउंड रेंट कहते हैं, ठीक है, वो टैक्सेबल है। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स रिसीव्ड, अगर आपने फर्निश्ड घर दिया तो उसमें या कोई जगह दी है बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह, उसमें फर्नीचर एंड फिटिंग के पैसे आपको जो रेंट आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। याद रखिएगा कि बिल्डिंग का जो रेंट है वो प्रॉपर्टी इनकम है, वो प्रॉपर्टी इनकम में सेक्शन 15 में आएगा। लेकिन अगर आपने साथ ही फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी दिए हैं तो वो आपका जितना पार्ट फर्नीचर एंड फिटिंग का रेंट होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, अगर आपको प्रॉफिट होता है जैसे मैंने पहले बताया था तो आपको कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दी होगी तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है। मतलब आपको कहा कि 10,000 के आपने परचेज़ किए, 12,000 के सेल कर दिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, आपने इनके कैश करते हुए आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रेट्स आगे इन चीज़ों के स्पेसिफाई हो जाएंगे आपको। रॉयल्टी अगर आपको मिल रही है किसी भी चीज़ की, आपने बुक लिखी है उसकी रॉयल्टी मिल रही है, किसी भी चीज़ की रॉयल्टी मिल रही है वो टैक्सेबल है। डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी में शेयर्स खरीदे थे वो टैक्सेबल है। उसके बाद
पेमेंट एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। तो अगर आपको रिफ़ंड मिलना था, कोई आपने टैक्स ज़्यादा अदा किया हुआ था, आपको किसी भी टैक्स अथॉरिटी से कोई रिफ़ंड मिलना था, इजाफी पैसे जमा थे वो आपको वापस हो जाते हैं। वो ज़्यादा देर उन्होंने कर दी पे करने पे, वापस रिफ़ंड करने में डिले कर दिया है, तो उसके ऊपर आपको कोई एडिशनल पेमेंट मिली, आपको बेनिफिट हुआ, तो वो इनकम भी आपकी टैक्सेबल है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग, आपने कोई बिल्डिंग थी किराए पे ली, फिर उसे आगे किराए पे आप भी दे के कुछ पैसे कमा रहे हैं, सब लीज़ करना, सब लेट करना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं है, तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, वो भी यहाँ टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम लीज़ ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट और मशीनरी, ऐसी बिल्डिंग जो आपने प्लांट और मशीनरी के साथ ही, जैसे फैक्ट्री वगैरह लगी होती है, तो वो आपने दे दी, तो उसकी जो लीज़ इनकम आपको आ रही है, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज़ यूटिलिटीज़ और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, तो आपने बिल्डिंग के साथ कोई भी चीज़ जो कि कनेक्टेड थी, यूटिलिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं, कोई सर्विस है, वो आपने प्रोवाइड की है और उसका जो पैसा आ रहा है रेंट के तौर पे या इनकम आ रही है, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बीच में एक आपका बड़ा जनरेटर लगा था, आपने बिल्डिंग के साथ वो भी उनको कहा रेंट पे दे दिया, कहा उसका अलग से रेंट उनके साथ मुकर्रर कर लिया, तो आप 50,000 बिल्डिंग का लेते थे और 10,000 आप जनरेटर का रेंट लेते थे फॉर एग्जांपल, तो जो 10,000 रुपीज़ जनरेटर का रेंट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, प्रॉपर्टी इनकम के तौर पे सेक्शन 15 में नहीं होगा। उसके बाद एनविटी और पेंशन मिल गई आपको किसी किस्म की भी, तो वो भी अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है। प्राइज़ बॉन्ड, रेफल, लॉटरी वगैरह आपकी निकल आई, आपने प्राइज़ बॉन्ड कोई निकल आया, आपने क्रॉसवर्ड पज़ल ठीक है जीत लिया, तो इनके ऊपर भी आपको क्विज़ वगैरह जीते हैं, कोई कंपटीशन जीते हैं, तो किसी कंपनी की सेल की प्रमोशन के ऊपर आपको कोई प्राइज़ मिल गया, ये तमाम चीज़ें भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अमाउंट रिसीव्ड एज़ कंसिडर, इनके लेकिन अलग से रेट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, वो आगे आपको दिए जाएंगे। यानी अमाउंट रिसीव्ड एज़ कंसिडरेशन फॉर प्रोविजन, यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ अ राइट टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपने किसी को राइट्स दे दिए या आपने किसी को ज़मीन दे दी एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें से प्रॉपर्टी में से चीज़ें वगैरह निकालने के लिए, माइन वगैरह आप समझ लें, तो उस केस में जो आपको इनकम हो रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। और उसके अलावा इनकम रिसीव्ड बाय एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेसन ऑफ अ बिल्डिंग, आपके पास कोई ज़मीन थी, आपने किराए पे ली थी या किसी आपके पोजेसन में थी बिल्डिंग, और आपको वो आपने उसकी पोजेसन छोड़ दी, उसके लिए आपको कोई मुआवजा अदा किया गया, तो वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है और टैक्सेबल है, ठीक। लेकिन इसमें ये देखना है आपने, लेस एनी अमाउंट पेड बाय पर्सन टू एक्वायर द पोजेसन ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट, ठीक है। मसलन ऐसा है कि एक बैंक था, वो आप किसी जगह पे कोई एकेडमी चला रहे थे फ़र्ज़ कर लें, लेकिन बिल्डिंग जो थी वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे थी, तो जब आपने वो बिल्डिंग ली, आपने उसके लिए 500,000 जो थे वो पोजेसन लेने के लिए, उससे पहले वहाँ पे कोई दर्जी बैठा हुआ था, उसको आपने पेमेंट किया, हमने कहा यार 5 लाख रुपए लो, हमारी एकेडमी प्राइम लोकेशन पे आ जाएगी और हमारा काम बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 लाख लो। आपने उससे पोजेसन लेने के लिए 5 लाख पे किए, आपने कोई 2-3 साल काम किया, एक बैंक आ गया, उसने कहा ये बहुत प्राइम लोकेशन है, हमें यहाँ पे काम करने दें और आप ऐसा करें, ये 15 लाख रुपए आप दें और हमें यहाँ पे काम करने दें, आप छोड़ दें। आपने पोजेसन छोड़ी,
आपको 15 लाख रुपया मिल गया, आपकी इनकम है 15 लाख, लेकिन इसमें से अगर आपने कोई पैसे इस पोजेशन को लेने के लिए पे किए थे, जैसे कि 5 लाख आपने दर्जी को पे किए थे, टेलर को, तो वो 5 लाख माइनस कर दे तो 10 लाख रुपीज़ आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेट अमाउंट टैक्सेबल होगी। और उसका उसने कहा कि 1/10, ठीक है, एक 10वां हिसाब ले लेंगे जो भी नेट अमाउंट होगी, और हर साल आप उसको टैक्सेबल करते जाएंगे 10 साल तक। यानी कि 15 लाख था, उसमें जो आपको मिला 5 लाख आप उसमें टेलर का माइनस किया, 10 लाख बन गया, आपने उसको 10 पे डिवाइड किया, 1 लाख आ गया। हर साल 10 साल तक 1-1 लाख रुपया आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते जाएंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखा है इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ऊपर एक पॉइंट है कि दिस अमाउंट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, नॉट इन द ईयर ऑफ अर्निंग दिस अमाउंट। ठीक है, तो जिस साल ये पैसे मिलेंगे उस साल में टैक्सेबल होंगे। जो पीछे बिल्डिंग की पोजेशन को वकेट करने के लिए आपको जो इनकम मिल रही है वो जिस ईयर में मिलेगी, रिसीव होगी, उस ईयर में आपकी टैक्सेबल होगी। जिस ईयर में आपको ये अर्निंग हुई उसमें नहीं। फॉर एग्जांपल 2011 में उन्होंने आपसे मुआहदा किया कि हम आपको दे देते हैं और एग्रीमेंट हो गया कि आपको 15 लाख पे कर देंगे, लेकिन ये दिसंबर फॉर एग्जांपल आपको, क्योंकि जून में ईयर क्लोज़ होता है तो उन्होंने ये बात आपसे जून में या मई में तय की और आपको पेमेंट अगस्त में की 2011 की। तो अब ये 2011 की इनकम 10 की इनकम नहीं है, क्योंकि 30 जून 2010 टैक्स ईयर बनेगा ना पिछला, उसकी इनकम नहीं होगी। ये 2011 की इनकम बनेगी, टैक्स ईयर 2011 की, क्योंकि ये आपको मिल जब रहा है तब आप इसको इनकम बनाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल और देख लें। अमाउंट रिसीव्ड बाय इसमें है इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आपको बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं, उससे अगर आपको कोई इनकम होती है वो भी टैक्सेबल है। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स 2005। तो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत आपको कोई भी पेंशन एन्युटी वगैरह आपको अदा की गई है अप्रूव्ड इनकम प्लान में से, तो वो भी आपको टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन इनकम कहाँ बनेगी आगे, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की थी। आगे इनकी एंड पे कुछ रेट्स लिखे हुए हैं, आप उनको देख लें जो यहाँ पे गिवन है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेप 6 ऐड इनकम टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो वही अदर सोर्सेज की जो इनकम्स हैं सेपरेट ब्लॉक में जो फॉल करती हैं, वो इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ क्रॉसवर्ड पजल प्राइस बॉन्ड। तो क्रॉसवर्ड पजल या प्राइस बॉन्ड जो होगा उसके ऊपर फाइलर को 15% अगर वो इनकम हुई है प्राइस बॉन्ड की या क्रॉसवर्ड पजल से आपको, तो 15% फाइलर देगा और 25% देगा नॉन फाइलर। ठीक है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स की अमाउंट निकल आएगी। टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्स की अमाउंट होगी डायरेक्ट। 1 लाख फर्ज करें किसी को प्राइस बॉन्ड निकला तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। फाइलर है वो पर्सन, तो 15% वो देगा, यानी कि 15,000 रुपये उसको टैक्स लगेगा, बात ख़त्म। इनकम फ्रॉम लॉटरी और क्विज़, तो लॉटरी या क्विज़ निकला तो 20% उस अमाउंट का टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, अगर डिविडेंड मिला आपको अ पावर प्रोजेक्ट परचेज फ्रॉम वापडा और फ्रॉम अ कंपनी सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, तो वापडा से या उस कंपनी से जो कि कोयला प्रोवाइड कर रही है पावर जनरेटिंग कंपनीज़ को, तो उस पर 7.5% लगेगा आपको डिविडेंड। अगर वहाँ से रिसीव है तो 7.5% लगेगा टैक्स पावर जनरेशन कंपनीज वगैरह से।
आपको अगर 10,000 रुपये डिविडेंड का मिला ऐसी कंपनी से, तो उसका 7.5% यानी कि आपको 750 रुपया देना पड़ेगा एज अ टैक्स। स्टॉक फंड, तो अगर आपको शेयर वगैरह स्टॉक फंड से कोई पैसे से पैसे मिले हैं, तो फंड है कोई, तो 12.5% उसका टैक्सेबल होगा, और वहाँ से अगर आपको डिविडेंड मिला तो ठीक है। और अगर आपको इन ऑल अदर केसेस, बाकी तमाम केसेस हैं, उससे अगर आपको डिविडेंड मिला है, यानी कि ना तो पावर प्रोजेक्ट बावडा वगैरह से मिला, ना तो स्टॉक फंड से मिला, और बाकी किसी से भी डिविडेंड मिला, तो फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 20% टैक्स का रेट होगा। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2017, तो ये प्रॉपर्टी इनकम का आपको पता है कि सेपरेट ब्लॉक का ये यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं अदर सोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। प्रॉपर्टी इनकम में मैं ये बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी इनकम का वो पार्ट है जो कि सेपरेट ब्लॉक में फॉल करता है। हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के वो पार्ट जो कि सेपरेट ब्लॉक में फॉल करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज़ का कैपिटल गेन का पॉइंट था, हम कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर नेट ऑफ ज़कात पेड, तो जितना भी प्रॉफिट है डेट के ऊपर, आपने अगर वो बैंक में पैसे रखवाए तो उस पर आपको प्रॉफिट मिला, तो वो प्रॉफिट या बैंक डिपॉजिट आप कह लें, तो उस पर 50 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक आपको 12.5% है विद प्रॉफिट की अमाउंट। और अगर आपका मोर देन 2.5 करोड़ अगर आपका कोई है, तो फिर उसके ऊपर 15% लगेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसे कहते हैं स्कीम है, उस पर जो टैक्स है किन रेट्स पे लगेगा। डिस्पोजल, जब वो डिस्पोजल के टाइम पे, यानी कि सेल के टाइम पे, और अगर सेल 4 साल के अंदर हो तो फिर क्या लगेगा टैक्स। स्टॉक फंड्स के ऊपर 12.5% और बाकी तमाम फंड्स के ऊपर 10%, ठीक। स्टॉक फंड पे एट द रेट ऑफ 12%, फॉर अदर फंड्स एट द रेट ऑफ 10%, बाकियों के लिए एट द रेट ऑफ 10% केस ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगी, ठीक है। स्टॉक फंड होगा तो 12.5% और अदर फंड्स कोई होंगे तो 10% लगेगा। ये तो हो गया AOP और इंडिविजुअल के केस में। और अगर कंपनी हो तो स्टॉक फंड में 12.5% और अदर फंड्स जितने भी होंगे 25%, यानी कि सिर्फ अदर फंड्स के केस में डिफरेंट है कंपनी से। रेट ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न ऑन सुकूक इन्वेस्टमेंट। सुकूक इस्लामिक फाइनेंसिंग एक इन्वेस्टमेंट है, सुकूक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स की तरह की एक प्रोडक्ट है। तो उसमें होल्डर, इफ़ द होल्डर इज़ इंडिविजुअल और AOP, अगर इंडिविजुअल जो है वो एक वो टैक्स पेयर जो है वो इंडिविजुअल या एसोसिएशन पर्सन है, तो उस केस में इफ़ रिटर्न इज़ लेस दैन ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, अगर 10 लाख से कम की अमाउंट है आपको जो रिटर्न मिला है सुकूक इन्वेस्टमेंट पे, तो 10% लगेगा, टैक्सेबल होगा। और अगर 10% से 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट आपका रिटर्न के तौर पे मिली है सुकूक पे, तो आपको 12.5% लगेगा, अगर तो आप इंडिविजुअल या AOP है। अगर कंपनी होल्डर है, यदि कंपनी के पास सुकूक बॉन्ड्स हैं, उसको रिटर्न मिलता है, तो फिर उसको हर केस में लगेगा ही 25%, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कमीशन या डिस्काउंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर आपको मिलता है, कमीशन आपको कोई मिली या डिस्काउंट मिला, तो 10% होता है कमीशन और डिस्काउंट, जितना भी अमाउंट होगी उसका 10% टैक्सेबल होगा। फ्लाइंग अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम PIA सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, सबमरीन अलाउंस फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, तो चाहे आपको PIA से, सिविल एविएशन अथॉरिटी से, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से, किसी से भी फ्लाइंग अलाउंस मिले या सबमरीन अलाउंस आपको मिले पाकिस्तान नेवी से, तो ये 2.5% जो होगा उसका टैक्सेबल होगा।
ठीक है, जितना भी अलाउंस होगा उसका 2.5% टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज विल बी टैक्स एट 10% फॉर फाइलर। तो अगर कोई भी सर्विसेज आपने कहीं पे रेंडर की हैं और सर्विसेज के अगेंस्ट आपको कोई इनकम मिली है तो वो उसका 10% फाइलर के लिए और 17.5% नॉन फाइलर के लिए होगा। फ़र्ज़ करें आपने किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड की किसी भी चीज़ में, या आपने प्राइवेट कहीं पे लेक्चर्स पढ़ाए किसी जगह पे जाके, आपने एडवाइजरी सर्विसेज दी, कोई भी इस तरह की सर्विसेज आपने परफॉर्म की, कंसल्टेंसी किसी की, तो आपको फाइलर के तौर पे 10% कटेगा, नॉन फाइलर के तौर पे 17.5% कटेगा, क्योंकि ये आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर नहीं आती। अगर आप एज अ एम्प्लॉई नहीं पढ़ा रहे, सैलरी लेके नहीं पढ़ा रहे मंथली, आप ऐसे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं किसी के पास जाके, चाहे एक लेक्चर डिलीवर किया या आपने पूरा महीना लेक्चर्स डिलीवर किए, बट आप विजिटिंग के तौर पे पढ़ा रहे हैं, या आप कहीं पे सेमिनार करवाते हैं तो आपको, या आप किसी बोर्ड मीटिंग को, किसी मीटिंग को आपने अटेंड किया, एज अ मेंबर अटेंड किया, वहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, तो आपको 10% पे करना पड़ेगा अगर आप फाइलर हैं, और 17.5% अगर आप नॉन फाइलर हैं। उसके बाद टोटल अलाउंसेस अबव बेसिक सैलरी रिसीव्ड बाय पायलट्स ऑफ एनी पाकिस्तानी एयरलाइंस। तो पाकिस्तानी एयरलाइन का कोई भी पायलट है उसको जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे बेसिक के अलावा, बेसिक तो सैलरी होती है वो अलाउंसेस में नहीं आती, शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 7.5%। तो तमाम अलाउंसेस का 7.5% टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे अगर प्रॉफिट होता है तो मैं आपको पहले जैसे बताया था कि इनकैशमेंट जो है वो एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं है। प्रॉफिट अगर हो तो फिर वो टैक्सेबल है और उस पर 10% टैक्स लगेगा प्रॉफिट की अमाउंट में। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एग्जामिनेशनशिप रेमुनरेशन और पेपर सेट करने का या पेपर चेक करने का आपको जो भी मुआवजा दिया जाता है एज एन एग्जामिनर, वो 6% उसकी अमाउंट का टैक्सेबल होगा। गोल्डन हैंडशेक मैंने बताया था, अगर आपको आपकी टाइम से पहले रिटायरमेंट की, यानी सुपर एनुएशन की एज से पहले आपको रिटायर किया जाता है, किसी भी वजह से इदारा करना चाहता है, तो वो आपको एक ऑफ़र अक्सर दे देते हैं कि आपको अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट दे देते हैं कि आपको ये पेमेंट, बड़ी पेमेंट लें, गोल्डन हैंडशेक से कहते हैं, ये अमाउंट लें और आप फ्री हो जाएं, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको विदाउट एनी रीज़न सॉलिड निकाला जा रहा है, आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस वगैरह भी नहीं है, बट किसी वजह से भी अक्सर कंपनी टेक ओवर हो जाती है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, वो कुछ और प्लान्स कर रहे हैं तो वो इस तरह से कर लेते हैं। तो उसकी जो भी अमाउंट होगी गोल्डन हैंडशेक की, उसको पिछले 3 साल के एवरेज रेट के ऊपर आप करेंगे। अगर 3 साल नहीं अवेलेबल तो 2 साल अवेलेबल होंगे, 2 साल का एवरेज रेट ले लेंगे। एवरेज रेट के लिए जितने ईयर्स होंगे उनका रेट ऑफ टैक्स जो है उसे आप ऐड करेंगे और जितने ईयर्स उस पर डिवाइड कर देंगे। 3 साल का था फर्ज करें रेट ऑफ टैक्स 10, 20 और 30% पिछले लास्ट ईयर्स में, अगर तो आप उसे ऐड करेंगे 10 + 20 + 30 = 60। तो इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ईयर्स थे तो 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास 20% आ जाएगा। तो जितनी भी गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट होगी उसका 20% लेके वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इनकम का केस था, ये आपको स्लैब्स गिवन है लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक में है, बट केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम वो भी हमने कर लिया हुआ है। आगे कैपिटल गेन है, हम कह रहे हैं सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारे के सारे हमने देख लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।